नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। लोकसभा चुनाव के ऐलान में अब ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए कांग्रेस और बीजेपी समेत तमाम पार्टियां पूरी ताकत से तैयारियों में जुटी हैं। लेकिन बीजेपी के आगे चैलेंज बड़ा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, यह आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का वो हिस्सा सुनवाता हूं जो उन्होंने 5 फरवरी को संसद में दिया था। पूरा देश कह रहा है अब की बार। मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। अपने लिए 370 सीट का टारगेट सेट कर चुकी बीजेपी ये बात अच्छी तरह समझती है कि ये लक्ष्य अगर हासिल करना है तो लोगों का दिल जीतना होगा। आज इससे जुड़ा एक संयोग दिखा जम्मू कश्मीर में। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचे। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहली कश्मीर यात्रा थी। प्रधानमंत्री ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में रैली की। इस दौरान उन्होंने मंच से परिवारवाद और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा किया और कश्मीर घाटी की जनता को एक बड़ा संदेश भी प्रधानमंत्री ने दिया। आपका दिल मैं जीत पाया हूं और ज्यादा जीतने की कोशिश मेरी जारी रहेगी, और ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। ये जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है, इसलिए विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। बीजेपी ने पिछले चुनाव में 303 सीट पर कमल खिलाया था, लेकिन इस बार वो 370 सीट जीतने की बात कह रही है। यह लक्ष्य हासिल करने के लिए 67 सीट की खाई पाटनी होगी। इसके लिए बीजेपी एक एक सीट पर मेहनत कर रही है। कैसे वो मेहनत हो रही है देखिए। जम्मू कश्मीर को ही देख लीजिए, यहां 5 लोकसभा की सीटें हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी इनमें से सिर्फ 2 सीट जीत पाई थी। ये जम्मू और उधमपुर की सीट थी, जबकि घाटी की सभी 3 सीटों पर फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाजी मारी थी। बीजेपी इस बार घाटी में भी बेहतर प्रदर्शन करना चाहती है। इसके लिए वो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की स्ट्रैटेजी आज त्रिपुरा में भी दिखाई दी। यहां मुख्य विपक्षी पार्टी टिपरा मोथा एनडीए में शामिल हो गई। त्रिपुरा में सिर्फ 2 लोकसभा सीटें और दोनों ही बीजेपी के पास हैं, लेकिन 13 विधायकों वाली टिपरा मोथा को जोड़कर बीजेपी ने पूरे पूर्वोत्तर को स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की है। पूर्वोत्तर में लोकसभा की कुल 25 सीट है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 14 और सहयोगियों ने 4 सीट जीती थी, यानी एनडीए के खाते में कुल 18 सीट आई थी। पूर्वोत्तर में कांग्रेस ने 4 सीट जीती थी और अन्य को 3 सीट पर कामयाबी मिली थी। इसलिए इन सभी 7 सीटों पर बीजेपी को गुंजाइश नजर आ रही है। पूर्वोत्तर में किसी जमाने में कांग्रेस की तूती बोलती थी, लेकिन अब वहां हालत काफी कमजोर है कांग्रेस की। वहां कांग्रेस के जो बड़े नेता थे उनमें से ज्यादातर या तो बीजेपी में शामिल हो गए हैं या अपनी पार्टी बना चुके हैं। इसलिए बीजेपी के लिए संभावनाओं के द्वार पूर्वोत्तर में पूरी तरह से खुले हैं। पूर्वोत्तर को लेके भारतीय जनता पार्टी खासकर फोकस करके चल रही है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है पूर्वोत्तर में केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार की तरफ से पूर्वोत्तर के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया गया। आप देखिए, पूर्वोत्तर आज भारत के अनेक हिस्सों से एयर कनेक्टिविटी से हो रहा है और ट्रेन कनेक्टिविटी भी वहां पहुंचाई जा रही है। वो पूर्वोत्तर जो पहले कटा हुआ था, वो भारत के साथ अपना जुड़ाव महसूस करता है। इसी वजह से पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी अपने लिए बेहतर अवसर देख रही है। कांग्रेस को पूर्वोत्तर में पार्टी की कमजोरी का अंदाजा अच्छे से है, इसलिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत पूर्वोत्तर से की। लेकिन पार्टी को मजबूती देने की उनकी ये कोशिश कितनी कारगर रही, ये तभी पता चलेगा जब चुनाव होगा और नतीजे सामने आएंगे, क्योंकि फिलहाल तो वहां बीजेपी का ही पलड़ा भारी दिख रहा है, जिस तरह से तोड़फोड़ हो रही है। हम पूरब और हिंदी पट्टी के राज्यों के बारे में भी आपको बताएंगे, वहां का गुणागणित भी समझाएंगे कि क्या गुणागणित है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं दक्षिण की, जिसे लेकर बीजेपी इस बार काफी गंभीर नजर आ रही है,
क्योंकि बीजेपी को सीटों की सबसे ज्यादा गुंजाइश दक्षिण भारत में दिखाई दे रही है। लेकिन मुश्किल यह है कि कर्नाटक को छोड़कर बाकी राज्यों में बीजेपी की स्थिति कभी अच्छी नहीं रही। ऐसे में सवाल यह है कि 370 सीट वाला लक्ष्य कैसे पूरा होगा। पिछली बार दक्षिण भारत में कांग्रेस से ज्यादा सीटें हमने प्राप्त की थी। इस बार तेलंगाना में जो अभी असेंबली इलेक्शन हुए उसमें हमारा वोट परसेंटेज दुगना हुआ है। हमारी सीटें भी ऑलमोस्ट 7 गुना बढ़ी हैं, तो उसका भी आउटकम मिलेगा और तेलंगाना में हम बहुत अच्छा करेंगे। और उसी प्रकार तमिलनाडु में इस पर चमत्कार होगा, केरल में भी हमारे खाते खुलेंगे। और आज दक्षिण के राज्य केरल से जुड़ा एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। कांग्रेस के दिग्गज नेता और 4 बार केरल के मुख्यमंत्री रह चुके करुणाकरण की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। उन्होंने बीजेपी की सदस्यता दिल्ली में ग्रहण की। चर्चा है कि बीजेपी पद्मजा को लोकसभा चुनाव का टिकट दे सकती है। 20 लोकसभा सीटों वाले केरल में बीजेपी चुनावी दर हर चुनाव में 0 पर ही बीजेपी आउट होती रही है। लेकिन इस बार वो केरल को लेकर बेहद आक्रामक है, आक्रामक रणनीति पर भी काम कर रही है। केरल में दूसरे दलों के नेताओं के लिए पार्टी ने दरवाजे खोल दिए। कांग्रेस और लेफ्ट से नाराज नेताओं को एंट्री दी जा रही है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को तिरुवनंतपुरम सीट से टिकट दिया है और यह सीट फिलहाल कांग्रेस नेता शशि थरूर के पास है। लेकिन इस बार राजीव चंद्रशेखर को मैदान में उतारकर बीजेपी ने पूरे दक्षिण भारत में बड़ा संदेश देने की कोशिश की है, क्योंकि कर्नाटक को छोड़कर दक्षिण के बाकी राज्यों में बीजेपी की हालत कभी अच्छी नहीं रही। इसलिए बीजेपी इस बार 25 सीट वाले आंध्र प्रदेश को लेकर भी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। खबर है कि तेलुगु देशम पार्टी का बीजेपी से गठजोड़ हो सकता है। ये सीट शेयरिंग पर बातचीत के लिए चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिल सकते हैं और इसके बाद बीजेपी और टीडीपी के गठबंधन का ऐलान भी हो सकता है। दक्षिण के राज्यों में कुल 132 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 84 सीट ऐसी है जहां बीजेपी को कभी जीत नहीं मिली। तमिलनाडु की 39 सीट भी इन्हीं 84 सीटों में शामिल है। यहां इस बार कमल खिलाने की तैयारी हो रही है। अब अगर हिंदी पट्टी की बात करें तो सभी राज्यों में बीजेपी अपने सैचुरेशन पॉइंट पर दिखाई दे रही है। कुछ राज्यों में सहयोगियों के साथ तो कुछ राज्यों में बीजेपी ने अकेले ही सारी सीट जीत ली है या लगभग जीत ली है। हां, उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपना प्रदर्शन थोड़ा सुधार सकती है। यूपी की जिन 16 सीटों पर बीजेपी को पिछली बार हार मिली थी, वहां से कुछ सीटें निकाली जा सकती हैं। इसके लिए बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी के तौर पर नए साथी भी तलाश लिए हैं। अब बचे पूरब के राज्य, जिनमें बंगाल और ओडिशा शामिल है। 370 सीटों का टारगेट हासिल करने के लिए यहां बीजेपी के पास काफी गुंजाइश बाकी है। 21 लोकसभा सीटों वाले ओडिशा में पिछली बार यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 8 सीट जीती थी। 12 सीट बीजेडी ने जीती थी, कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। इस बार बीजेपी के लिए यहां काफी बढ़िया चांस दिखाई दे रहा है। बीजेडी से गठबंधन की बात करीब करीब फाइनल हो चुकी है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजेपी को ज्यादा सीट देने पर भी राजी दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव बीजेपी यहां 13 से 14 सीट पर चुनाव लड़ सकती है, मतलब वो 3-4 सीट यहां से भी बढ़ा सकती है अपनी, अगर नतीजे बेहतर रहते हैं। अब बचा 42 सीट वाला बंगाल, जहां पिछले चुनाव में बीजेपी ने बड़ा कमाल दिखाया था। 2 सीट से सीधे 18 सीट पर पहुंच गई थी। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 22 सीट पर जीत मिली थी और कांग्रेस 2 सीट पर सिमट गई थी। बीजेपी ने इस बार बंगाल में 35 सीट जीतने का टारगेट सेट किया है। यह लक्ष्य हासिल करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन संदेश खाली का मुद्दा बीजेपी के लिए मददगार हो सकता है। इसलिए बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। कल बंगाल में प्रधानमंत्री बारासात गए थे तो उन्होंने संदेश खाली का मुद्दा उठाया था। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था वो भी आपको सुनवाते हैं। आदिवासी परिवार की बहनों बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं। बंगाल की महिलाएं आक्रोश में है। टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। देखिए, समझना मुश्किल नहीं है कि 370 सीट का लक्ष्य हासिल करने के लिए बीजेपी ने हर राज्य के हिसाब से अलग अलग प्लान बनाया है। वहां के लोगों की समस्याओं और वहां के मुद्दों का पूरा ध्यान रखा है। श्रीनगर में आज लगे मोदी मोदी के नारे इसका सबूत है।
तो ये तस्वीरें कश्मीर की थी, ये आपको सुनाना बेहद और दिखाना बेहद जरूरी था। बात मध्य प्रदेश की सियासत की करते हैं, जहां कमलनाथ का परिवार और छिंदवाड़ा लोकसभा सीट एक बार फिर चर्चा में है। चर्चा ये नहीं कि छिंदवाड़ा से कौन लड़ेगा, चर्चा फिर वही है कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ कांग्रेस के ही टिकट पर लड़ने वाले हैं या फिर वो तूफान फिर से उठने वाला है जो कुछ दिन पहले दस्तक देकर शांत हो गया था। ऐसी हलचल दोबारा क्यों शुरू हो गई, इसकी कुछ वजह मैं एक एक करके आपको बताता हूं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च से 6 मार्च तक मध्य प्रदेश में रही। 6 मार्च को धार जिले के बदनावर में कांग्रेस ने बड़ी रैली की। ये रैली बड़ी क्यों थी, इसे इस हिसाब से समझिए कि यहां राहुल गांधी के साथ साथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। पार्टी ने तय किया था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं उनमें से राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे मुलाकात करेंगे, लोकसभा चुनाव पर बात करेंगे। लेकिन इस रैली में ना तो कमलनाथ शामिल हुए, ना ही छिंदवाड़ा के बाकी विधायक। यह अपने आप में बड़ी बात है। छिंदवाड़ा का जिक्र इस वजह से अहम हो जाता है क्योंकि छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है। उनके बेटे नकुलनाथ इसी लोकसभा सीट से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के इकलौते सांसद हैं। मध्य प्रदेश का यही वो अकेला जिला है जहां की सभी 7 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं। इन्हीं विधायकों में से एक कमलनाथ भी है। माना जा रहा है कि कमलनाथ जो कहते हैं बाकी 6 विधायक वही करते हैं। तो सवाल है, क्या कमलनाथ के कहने पर कांग्रेस के विधायकों ने राहुल की यात्रा से दूरी बनाई? और अगर ऐसा हुआ तो इसकी वजह क्या थी? कमलनाथ और नकुलनाथ के छिंदवाड़ा में इन दिनों बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो बड़ा इशारा कर रहा है। कुछ दिन पहले ही छिंदवाड़ा में कांग्रेस के 7 पार्षदों ने एक साथ इस्तीफा दिया और सब बीजेपी में शामिल हो गए। छिंदवाड़ा नगर निगम में 48 पार्षद हैं। अभी तक यहां कांग्रेस के 28 और बीजेपी के 20 पार्षद थे, लेकिन अब कांग्रेस के पार्षदों की संख्या 21 बची है और बीजेपी के पार्षदों की संख्या 27 हो गई है। सवाल है कि जब छिंदवाड़ा में कांग्रेस के विधायक भी कमलनाथ के इशारों पर चलते हैं तो क्या ये पार्षद अपने मन से बीजेपी में जा पाएंगे या इनकी अंतरात्मा तक कहीं से आदेश पहुंचाया जा रहा है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कांग्रेस के इन पार्षदों को बीजेपी में शामिल कराने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव भी छिंदवाड़ा पहुंचे थे और उन्होंने छिंदवाड़ा से एक ऐसी बात कही थी जिसे आज आपको सुनाना बेहद जरूरी है। भाजपा के परिवार में आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जिन जिन के नाम नहीं बोल पा रहा हूं उन सबको भी भाजपा में मानता हूं। एक बार अभिनंदन कर दे, हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता हुआ परिवार हम सबके लिए संकेत दे रहा है। यह संकेत हमको समझना चाहिए। दुनिया के सबसे यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का समय चल रहा है। संदेश समझना चाहिए, ये कह रहे मोहन यादव। मोहन यादव ने किसी के लिए दरवाजा खुला होने या बंद होने की बात भले ना कही हो, लेकिन छिंदवाड़ा से एक बड़ा संकेत जरूर दे दिया। आपको याद होगा कि यही स्थिति तब भी पैदा हुई थी जब फरवरी के शुरुआत में पहली बार कमलनाथ परिवार के बीजेपी में जाने की चर्चा शुरू हुई थी। तब कमलनाथ के कई करीबी नेता एक एक कर बीजेपी में शामिल हुए थे और एक बार फिर छिंदवाड़ा में यही महसूस हो रहा है। सवाल है, क्या कमलनाथ फिर कोई गेम सेट कर रहे हैं? राजनीति में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती। आज वो कांग्रेस में है, कल भी हो सकता है कांग्रेस में रहे। यदि उनके मन में कोई और रणनीति है, कोई और राह है, तो हो सकता है कल किसी और राजनीतिक दल में चले जाएं। लेकिन जो कमलनाथ जैसी शख्सियत होती हैं वो सामान्यतः अपने राजनीतिक जो उनकी एक प्रतिष्ठा है या उनका जो जिस तरह की करियर ग्राफ है उस पर कोई दल बदल करके बट्टा नहीं लगाते हैं। देखिए, पिछले दिनों जब कमलनाथ के बीजेपी में जाने की चर्चा हो रही थी तब इस मुद्दे पर कमलनाथ कई दिनों तक खामोश थे। उनकी तरफ से जो भी जवाब आ रहा था वो जवाब ही अपने आप में सवाल होता था। हालांकि 14 फरवरी को उन्होंने ऐसी खबरों को निराधार बताया, लेकिन एक बार फिर उनके हाव भाव को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इसकी कुछ और वजह भी मैं आपको बताता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। पिछले कुछ दिनों से कमलनाथ राहुल गांधी की यात्रा को लेकर खासा उत्साहित दिख रहे थे। 2 मार्च को जब यात्रा मुरैना के रास्ते मध्य प्रदेश में दाखिल हुई तो कमलनाथ ग्वालियर तक साथ रहे, लेकिन 3 और 4 मार्च को वो यात्रा में कहीं नहीं दिखे। इन दिनों में यात्रा शिवपुरी, गुना, शाहजहांपुर जैसे इलाकों में रही। 5 मार्च को जब राहुल गांधी उज्जैन में महाकाल के दरबार पहुंचे तो कमलनाथ एक बार फिर दिखाई दिए। पूजा अर्चना में शामिल हुए, तस्वीरें भी साझा की, लेकिन
6 मार्च को फिर से कमलनाथ गायब हो गए। 6 मार्च की तारीख इस यात्रा के लिए बहुत ज्यादा अहम थी, जिसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। इस रैली में छिंदवाड़ा के विधायक भी गायब थे और यही बड़ा सवाल था। 3 और 4 मार्च की गैर मौजूदगी पर कमलनाथ के पास भले कोई जवाब ना हो, लेकिन 6 मार्च की रैली में वो क्यों नहीं शामिल हुए, इसके लिए उनके पास दलील है। कमलनाथ का कहना है कि पार्टी की एक बैठक में शामिल होने के लिए वो दिल्ली पहुंचे थे। लेकिन यहां भी एक सवाल है, कमलनाथ तो अपनी व्यस्तता के चलते रैली में नहीं गए, लेकिन छिंदवाड़ा के बाकी विधायकों को ऐसा क्या काम था? 6 के 6 विधायकों को, सातवें कमलनाथ है, जो वो एक साथ इस रैली से दूर रहे। मैंने बताया ना कि जो यात्रा थी उसका रूट जो था, रूट चार्ट हमने पूरे विधायकों को भेजा था और ख़ास तौर से केवल हमने जो जिन जिलों से वो यात्रा गुजरी थी वहाँ के नेताओं को जवाबदारियाँ दी थी। बाकी सारे नेताओं से आग्रह किया था, जहाँ के भी हमारे कांग्रेस के विधायक थे, साथी थे, वो उनको जो जगह निकटतम लगी वो वहाँ पे गए थे। देखिए, ये सच है कि कमलनाथ कोई ऐसा इशारा नहीं करना चाहते कि फिर से उनको लेकर कोई सियासी बवाल खड़ा हो। उन्होंने तो 2 मार्च को राहुल गांधी के सामने मुरैना के मंच से भाषण भी दिया, जिसमें कांग्रेस के साथ खड़ा रहने की बात कही। सुनिए क्या कुछ कहा। ये चुनाव जो हमारे सामने है, ये एक साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव हमारे देश का भविष्य, हमारे नौजवानों का भविष्य, हमारे किसान भाइयों का भविष्य तय करेगा। लंबी चौड़ी बातें तो हो जाती हैं, आश्वासन हो जाते हैं, पर याद रखिएगा, आप सच्चाई का साथ दीजिएगा। मानकर चलते हैं कि कमलनाथ कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन क्या वो अपने बेटे नकुल नाथ की गारंटी भी लेंगे? क्योंकि नकुल नाथ का भी पूरा फोकस अपने संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा पर ही है। उन्होंने 2 मार्च को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने की बात जरूर कही थी, लेकिन राहुल गांधी के साथ उनकी कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई। यहां तक कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी यात्रा से जुड़ी अपनी कोई तस्वीर साझा नहीं की। एक तरफ कमलनाथ और नकुल नाथ को लेकर तमाम तरह के सियासी संदेह हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता ना तो कमलनाथ पर कोई हमला कर रहे हैं और ना ही नकुल नाथ पर। कि जो कांग्रेस ने किया, अपनी करतूतें अब वो भुगत रहे हैं। मोदी जैसा नेता सामने आ गया है। आज उनकी कोई कैंपेनिंग करे या ना करे, सीटें 400 से पार ही आए। आप देख नहीं रहे लोगों में कैसी दीवानगी उनके प्रति है। तो इसलिए अब कौन आया और कौन गया, इस पर ध्यान नहीं जा रहा है। और क्यों हो गया, एक बात मैं कमलनाथ जी के बारे में बोलूंगी, वो बहुत ही शानदार आदमी है। देखिए, इससे पहले बीजेपी के कई बड़े नेता कमलनाथ को लेकर उत्साहित दिख चुके हैं। खबरें तो यहां तक आ गई थी कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, लेकिन आखिरी वक्त पर सीन बदल गया था। 29 फरवरी को छिंदवाड़ा के मंच से नकुल नाथ को यह कहना पड़ा था, ना तो वो बीजेपी में जा रहे हैं और ना ही उनके पिता कहीं जा रहे हैं। सुनिए उस वक्त क्या कुछ उन्होंने कहा था। 1-1.5 महीने में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और भाजपा के लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि कमलनाथ जी भाजपा में जा रहे हैं, मैं भाजपा में जा रहा हूं। मैं आज इस सभा में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ना ही कमलनाथ जी भाजपा में जा रहे हैं और ना ही नकुल नाथ भाजपा में जा रहे हैं। हलचल सिर्फ कांग्रेस में नहीं है, हलचल बीजेपी में भी है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 29 में से 24 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और जिन 5 सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं उसमें छिंदवाड़ा भी है। क्या बीजेपी छिंदवाड़ा को लेकर अभी भी कोई ऐसा फैसला कर सकती है जो चौंकाने वाला होगा? पार्टी अपनी जमीन मजबूत तो कर ही रही है, लेकिन आज नहीं, अभी तो टाइम है। जब इलेक्शन ही अनाउंस नहीं हुआ है तब तक का समय भारतीय जनता पार्टी के पास है। वो छिंदवाड़ा में किस तरह से अपनी जो है अपनी भूमिका रखना चाहती है, वो अपने कैंडिडेट के साथ जाना चाहती है, या जो कांग्रेस से जो लोग आए हैं, एक सामान्य धारणा है ना कि जो विपक्षी दल से लोग आ रहे हैं उनको पार्टी ज़्यादा एंटरटेन कर रही है, उनका जो मूल कार्यकर्ता है वहाँ कहीं ना कहीं वो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ऐसा भी होता है, राजनीति में हो सकता है लास्ट मोमेंट पर कोई पार्टी डिसीजन करे। मध्य प्रदेश में कब क्या होगा ये फिलहाल कोई नहीं बता सकता। आज कांग्रेस के भीतर चल रही हलचल को लेकर बीजेपी ने एक बड़ा दावा कर दिया है।
मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि जीतू पटवारी दिग्विजय सिंह के साथ मिलकर कमलनाथ को भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़वाना चाहते हैं। दावा है कि ये प्रस्ताव राहुल गांधी के सामने रखा जा चुका है और तर्क दिया जा रहा है कि जब दिग्विजय सिंह भोपाल से चुनाव लड़ सकते हैं तो कमलनाथ चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते। भोपाल वो लोकसभा सीट है जहां से बीजेपी लगातार 9 लोकसभा चुनाव जीतती आ रही है। पिछला चुनाव दिग्विजय सिंह यहां से जरूर लड़े थे, लेकिन साध्वी प्रज्ञा से हार गए थे। इस बार साध्वी प्रज्ञा का टिकट काटा जरूर है, लेकिन कमलनाथ अगर चुनाव लड़ते भी हैं तो यह सीट उनके लिए आसान बिल्कुल भी नहीं होगी।